हेलो बॉयज, मैंने आप लोगों से अपने पार्ट 2 में आपको बताया था कि आज जो है कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा। तो बच्चों, आज मैं जो है कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जा रहा हूं बताने। अब आप लोग प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं और ये आपको ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अब आप प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिएगा और मैं उसे सॉल्व करने का मेथड आपको बता रहा हूं। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q एंड capital Q minus small q. How the charge capital Q and small q be related so that when small q and capital Q minus small q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion. क्वेश्चन देखिए बेटा, ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा। प्रॉब्लम को मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। एक चार्ज कैपिटल Q है, इसे दो पार्टों स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस इसका स्मॉल q में डिवाइड किया गया है और इन्हें कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। अब इन दोनों पार्टों के बीच में फोर्स मैक्सिमम वर्क करे तो आपको ये बताना है स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या संबंध होगा। आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि पहले टोटल चार्ज कितना था बच्चों, कैपिटल Q था। अब इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले पर स्मॉल q, दूसरे पर होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। कहने का मीन्स ये है कि पहले वाले पर चार्ज की वैल्यू Q1 इज इक्वल टू स्मॉल q है और दूसरे पर चार्ज की वैल्यू है Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। और इन दोनों के बिटवीन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, जबकि यहां पर दोनों चार्जों का सम जो है वह कांस्टेंट है। दोनों चार्जों का योग कांस्टेंट है। तो देखो ध्यान से बच्चों, सपोज कर लीजिए कि इन दोनों के बीच में वर्क करने वाले फोर्स की वैल्यू F है। लेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेज इज F। तो देखो यहां पर F की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। इट इज इम्प्लाइज दैट हो जाएगा F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यूब अपॉन R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q ब्रैकेट में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब देखो बच्चों, यहां पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल मैक्सिमम हो। अब आप देखो बच्चों कि इन दोनों का जो योग है, सम है, वह तो कांस्टेंट है। तो मैथ का एक रूल आप लोग याद रखिए, जब दो नंबरों का योग कांस्टेंट होता है तब उन दोनों का प्रोडक्ट
गुणनफल मैक्सिमम तब होगा जब वे दोनों इक्वल होंगे। इसको आप एक सामान्य एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए दो नंबर ए और बी का सम 12 है। देखो यहां पर दो नंबर ए और बी का सम 12 है, दैट इज कांस्टेंट है। अब हमें यह चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वह मैक्सिमम कब होगा। तो हम यहां पर इस 12 को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। सपोज कर लीजिए ए 7 है, बी 5 है। इन दोनों का देखो सम तो 12 होगा, जरा देखिए इनका प्रोडक्ट कितना है 35। अब इसका दूसरा ये हो सकता है कि ए 8 हो, बी 4 हो। अभी भी दोनों का सम क्या है 12 है और इनका प्रोडक्ट 32 होगा। तीसरी संभावना ये है कि ए 9 होगा, बी 3 हो सकता है। अभी भी इनका योग 12 है, 12 है, प्रोडक्ट क्या है 27। अब अगर ये दोनों को हम 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी भी दोनों का सम 12 है, लेकिन अब इनका प्रोडक्ट क्या दिखाई दे रहा है 36। क्लियर है कि ये मैक्सिमम है। तो एक बात तो बच्चों प्रूफ हो गई कि जब दो नंबरों का सम योग कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट गुणनफल मैक्सिमम तब होगा जब दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पर f की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब यहां पर इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो हियर f will maximum when product of q and q minus q is maximum। q and q minus q is maximum। Here product of q and q minus q will maximum when q is equal to कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबरों का गुणनफल मैक्सिमम तब होगा जब दोनों इक्वल हो, क्योंकि दोनों का सम क्या है कांस्टेंट है। तो यहां पर तुम लोगों ने देखा बच्चा लोग कि इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जबकि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में बिकॉज सम ऑफ q एंड कैपिटल Q माइनस Q इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर यहां पर हम लोगों ने फाइनली ये देखा कि सिंस Q इज इक्वल टू है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इसको शिफ्ट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसका मीन्स ये है कि जब कैपिटल Q की वैल्यू 2q के इक्वल होगी तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यही आपका था फर्स्ट प्रॉब्लम। फिर से सुन लो। यहां पर जो प्रॉब्लम था कि एक चार्ज कैपिटल Q है, इसे दो पार्टों में डिवाइड करना है जिससे कि उन दोनों पार्टों के बीच में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो उन पार्टों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी या फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये पहला आपका प्रॉब्लम था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग ध्यान से सुनिए
और समझने का प्रयास कीजिए। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेज कैपिटल Q so that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus capital Q by 4। बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आइए अब आपको मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बता दे रहा हूं, वो भी सुन लीजिए कि एक चार्ज स्मॉल q को दो चार्जों कैपिटल Q के बीच में कहां पर रखा जाए जिससे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वह इक्विलिब्रियम में हो और स्मॉल q की वैल्यू इसके लिए माइनस कैपिटल Q बाई 4 के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन का हिंदी पैटर्न ये था। क्वेश्चन को अब आप लोग ध्यान से देखिए। ये दो चार्जेज कैपिटल Q है, कैपिटल Q और कैपिटल Q, ये दोनों चार्जेस फ्री हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब दोनों ये चार्जेस फ्री होंगे तो रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब कह रहा है इसमें कि इन दोनों चार्जों के बिल्कुल मिडिल में एक चार्ज स्मॉल q रखा गया है जिससे कि ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो कहा गया इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों चार्जेज फ्री हैं तो रिपल्सन के कारण ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर इनके बीच में तीसरे चार्ज को भी प्लस में रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो रिपल्सन तो और भी ज्यादा हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो सामान्य सी बात है कि जो चार्ज हम मिडिल में रखेंगे वह नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। अब अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव नेचर का होगा तो बच्चों अब आप लोग देखिए, ऐसी सिचुएशन में इस बात की संभावना बनती है कि यहाँ पर ये टोटल जितने भी सिस्टम के चार्जेज हैं ये सभी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। कैसे, अब आप समझिए। सपोज कर लीजिए कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है फोर्स से या फोन से, तो जब ये नेगेटिव चार्ज है तो वह इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी करेगा। अब अगर इन दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इससे इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। वही बात इस चार्ज के लिए भी होगी। तो जब ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गए तो ये गारंटी है कि जो मिडिल में रखा गया चार्ज स्मॉल q है वह भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी और ये चार्ज मिडिल में रखा गया है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाली डिस्टेंस होगी r/2, ये डिस्टेंस भी होगी r/2। अब देखो बच्चों, यहां पर चार्ज कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में है। सिंस चार्ज कैपिटल Q at B is in
इक्विलिब्रियम is this means मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ F2। मतलब दोनों ही फोर्सेज के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब हम लोग कूलम्स लॉ का यूज कर दें, प्रॉब्लम देखो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो चलो, F1 क्या है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स, F2 क्या है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स। तो देखो यहां पर क्या होगा, F1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। जब हम F2 की वैल्यू को निकालेंगे तो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस को हमें लेना होगा। तो F2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R/2 होल स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए। देखो बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर बाई 4। ये 4 तो ऊपर चला गया, ये हो गया कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए, तो स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी Q/4, लेकिन किसमें होगा बच्चों, नेगेटिव में। इसका मीन्स ये है कि मिडिल में रखे गए चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q/4 होगी, लेकिन उसका नेचर किनारे के चार्जों के नेचर का अपोजिट होगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 था। हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसमें कई तरह के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। आइए, जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, और ये क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा और उसका फिगर भी आपको दिखाई देगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है फिगर में, मैं उसको रीड कर दे रहा हूं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 into 10 to the power -3 kg carry identical charges and are suspended by 2 non-conducting threads of equal length. At equilibrium, they position themselves as shown in the figure. Calculate the charge on each ball. इसका हिंदी रूपांतरण भी सुन लीजिए। 2 समरूप बॉल्स जिनमें प्रत्येक का मास 0.1 into 10 to the power -3 kg है, समान चार्ज रखते हैं और ये नॉन कंडक्टिंग धागों से चित्रानुसार लटके हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि प्रत्येक बॉल पर चार्ज की वैल्यू कितनी है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, मैं फिगर को यहां पर शो कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये 2 धागे हैं, ये कुछ इनमें से प्रत्येक धागे की लेंथ 0.4 मीटर है। इस धागे की भी लेंथ, इस धागे की भी लेंथ 0.4 मीटर है। और ये दोनों जो बॉल्स हैं इनके बिटवीन डिस्टेंस भी 0.4 मीटर है। इसका मीन्स ये है कि यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन रहा है। देख लो,
क्योंकि सारी साइडें इक्वल हैं। अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, ये वाली बाल भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मीन्स ये है कि आइए सबसे पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि इनमें से ईच बाल पर कितने कितने फोर्सेज वर्क कर रहे हैं। तो आइए देखिए बच्चों, हम इस बाल पर थिंकिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए इस बाल का वेट mg जो होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करेगा। इस पर भी चार्ज q है, इस पर भी चार्ज q है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। अब देखो इसके अलावा जो है इस धागे में टेंशन भी पैदा होगा, इस धागे में टेंशन भी पैदा होगा, कैपिटल टी। इसका मीन्स ये है कि इस बाल पर ये 3 फोर्सेज एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, बाल का वेट कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स Fe, देखो बाहर की तरफ। और इस धागे में टेंशन कैपिटल टी सस्पेंशन पॉइंट की तरफ। यही बात इस बाल के लिए भी ट्रू होगी। तो यहां पर भी इस तरीके के फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा वर्क यहीं से हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए बच्चों कि ये एंगल कितना है, थीटा है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंपोनेंट्स की सहायता से बड़े आराम से अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप इसी के पैरेलल एक लाइन यहां पर खींच लीजिए। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेटिव एंगल। अब यहां पर इस टेंशन के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। देखो बेटा, ये वाला होगा टी कास थीटा और ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। जब इसको 2 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर होगा टी कास थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए बेटा, ये इक्विलिब्रियम में है तो गारंटी है कि ये कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस कर रहा होगा और ये कंपोनेंट इस बाल के वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा। आइए इसको इक्वल कर दिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम फिगर देखते रहो बच्चों, ये होगा टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी Fe एंड टी कास थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी mg। ये 2 इक्वेशन मिल गए। हमें चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो आपको पता है कि चार्ज जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आएगा और यहां पर हमें स्ट्रिंग में, धागे में टेंशन को कैलकुलेट नहीं करना है। यदि टेंशन को भी कैलकुलेट करना होता तो हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते, ऐड कर देते। तो इससे क्या होता कि टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते तो बड़े आराम से हमें टेंशन भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवीजन कर दें। आइए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपान mg। साइन थीटा अपान कास थीटा क्या होगा, tan थीटा। अब यहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू सेम ही है, के स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वह 0.4 मीटर है।
न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग लास्ट में रखिएगा, शुरू में मत रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। आर स्क्वायर इंटू एम जी। अब यहाँ पर हम लोग सबके न्यूमेरिकल वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू को फाइंड करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि ये एंगल होगा 30। तो यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हो, फ्रॉम फिगर थीटा की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 30 डिग्री। आर की वैल्यू 0.4 मीटर, इसे पॉइंट हटा करके 4 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर भी हम रिटर्न कर सकते हैं। और इसमें से ईच स्फीयर का जो मास है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 kg है। इसे हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -4 kg। अब हम लोग बड़े आराम से सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें चार्ज Q की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यूज को पुट कर दो, क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर। R की वैल्यू ये है, स्क्वायरिंग कर दो, 16 इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2। मास जो है 10 टू द पावर -4 है। और G की वैल्यू हम लोग यहां पर लेंगे 9.8। अब देखो बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/, अब देखो सबको यहाँ क्रॉसिंग कर दो, तो देयरफॉर यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो बच्चों, Q स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी, मल्टीप्लाइड कर दो 16 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू tan 30 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप देखिए बच्चों सॉल्व करने का तरीका, 9.8 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 10 है, तो आप 10 रख दीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 की वैल्यू जो होती है, ये बच्चों बिल्कुल आप लोग दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 0.6 होती है या 0.58 होती है। तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को आप अप्रॉक्सीमेट करके सॉल्व किया कीजिए, उसका फायदा मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.58 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखो बच्चों, इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, तो -9 -6 -15, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -14 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू 0.58। देखो बच्चों, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान हो गया। इसको भी हम लोग डेसिमल हटा करके इसको इस फॉर्म में लिख दें, 16/9 इंटू 58 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -14। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो देयरफॉर Q की वैल्यू देखो, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का 3, 58 का अप्रॉक्सीमेट में निकाला कीजिए। देखिए बेटा, आपको पता होगा कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, 49 का 7 होगा।
तो ये 58 64 के क्लोज में है, नजदीक में है। तो इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 7.7। इसका स्क्वायर रूट 10 टू द पावर -1, इसका स्क्वायर रूट होगा 10 टू द पावर -7। अब सॉल्व कर दो बच्चों। 28 टू अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 10.27 इंटू 10 टू द पावर -8 और अप्रोक्सीमेट में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में है 1.02 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। उम्मीद है बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी। कैलकुलेशन करते समय आप लोग एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, डेसिमल से बचिएगा, हमेशा उसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। शुरू में न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से भी बचिएगा, लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं से भी गलती नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों पूरी बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अपने अगले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 4 होगा, ये पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में फिर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ही बताए जाएंगे, मेथड बताया जाएगा। जिन बच्चों को जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछिएगा जरूर। दूसरी बात यह है बच्चों कि आप हमारे टॉपर चॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा जिससे कि अगर थोड़ी सी स्टार्टिंग में कमियां भी होंगी तो उत्साहित होकर के हम उसको और भी अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपको अपने क्लासरूम का आनंद आएगा। बच्चों समझ में आ गया? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।